गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। और आज जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का की प्रस्तावना, यानी जीव विज्ञान के बारे में जो सामान्य चीज़ें हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करूँ उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी कैसे कहते हैं? ये दो कई ब्रांचेस में बटी है, मूलतः दो ही शाखाओं में बटी है, बॉटनी और जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और इसका जनक जो है वो थियोफ्रास्टस को माना जाता है। थियोफ्रास्टस को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो जूलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं के अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसका जो फादर है जूलॉजी का वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो माइक्रोबायोलॉजी आता है एक ब्रांच। तो सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम सजीवों के जो है लक्षणों की बात करें तो दे हैव प्रोटोप्लाज्म। इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है जिसको हम जीवन का आधार कहते हैं, या वाइटल एक्टिविटीज़ जिसमें होती हैं वो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सेल की, कोशिका की। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होती है या फंडामेंटल यूनिट होती है जीव की, उसको हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बॉडी रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं, वो क्रियाएँ हानिकारक भी होती हैं और लाभदायक भी, उन सभी के कॉम्बिनेशन को यानी सभी के एकत्रित होने से जो बनता है सिस्टम, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस होती हैं यानी कि लाभदायक रिएक्शंस होती हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस डिग्रेडेबल रिएक्शंस होती हैं, मतलब कि हानिप्रद होती हैं, हानिकारक होती हैं। ठीक है, हानिप्रद होती हैं, हानिकारक होती हैं। ये ग्रोथ इंक्रीज इन शेप, मतलब कि आकार, अमाप, और ड्राई वेट में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज इन शेप, साइज और ड्राई वेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जब हम तो देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड न्यू ऑफस्प्रिंग। सभी जीव जो है नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अडेप्टिबिलिटी की। अडेप्टिबिलिटी यानी अनुकूलता की बात करें तो जीव अपने वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और संवेदनशील होते हैं। उनके अनुसार अपनी संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, मतलब जीव जहाँ रहता है उस वातावरण के अनुसार ढल जाता है, उसको क्या कहते हैं? अडेप्टिबिलिटी या अनुकूलता कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? शाखाओं की। आगे बढ़ते हैं तो जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं की बात कर लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड शेप, आकार और अमाप के हम अध्ययन को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बाहरी आकार और अमाप के अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स, जीव के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न रसायनों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? वो बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। साइटोलॉजी
साइटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका और कोशिका के संगठन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी। आगे बढ़ाएं तो एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, मतलब कि शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंग और अंग तंत्रों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। यूजेनिक्स और यूफेनिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। यूजेनिक्स आनुवांशिक नियमों द्वारा मानव जाति के सुधार का अध्ययन, इम्प्रूवमेंट थ्रू द हेरिडिटी लॉ, आनुवांशिक नियमों के द्वारा मानव जाति के सुधार का अध्ययन, वो क्या है? यूजेनिक्स है। यूफेनिक्स क्या है? इसको हम मेडिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मेडिकल के विभिन्न संसाधनों के द्वारा मानव की प्रजाति को सुधारने का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम यूफेनिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकी और वेरिएशन, विभिन्नताओं का, आनुवांशिकी और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी, जीवों का उनके वातावरण के साथ जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी। यूथेनिक्स, ह्यूमन इम्प्रूवमेंट थ्रू दी गुड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों या अच्छे पोषण के द्वारा मानव की प्रजाति को इम्प्रूव करना, वो क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। यूफेनिक्स क्या कहलाता है? आनुवांशिकी और उसके यूफेनिक्स मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल के संसाधनों के द्वारा जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं मानव प्रजाति का तो उसको यूफेनिक्स कहते हैं। यूथेनिक्स, ह्यूमन इम्प्रूवमेंट थ्रू दी गुड न्यूट्रिएंट्स। इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। जूजियोग्राफी, जूजियोग्राफी जंतुओं के पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूशन के अध्ययन को या वितरण के अध्ययन को हम जूजियोग्राफी कहते हैं। बैलिस ने इसका चार्ट दिया था, किसने दिया था? बैलिस ने। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड डिफरेंट एराज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, विभिन्न जीवाश्मों और उनसे संबंधित जियोलॉजिकल टाइम स्केल के विभिन्न एरा यानी समय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। आगे बढ़े तो टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स, जीवों के अंतः और बाह्य परजीवियों के अध्ययन को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी, एनिमल के बिहेवियर, जंतुओं के बिहेवियर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक होता है जो कोशिका का, उसके अध्ययन की शाखा को हम कैरियो। इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों के अध्ययन की शाखा इक्थियोलॉजी कहलाती। जेरोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर पर उम्र के प्रभाव के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब कि सरीसृपों के अध्ययन की शाखा को हम हर्पिटोलॉजी कहते हैं। गाइनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि महिलाओं के जो जनन तंत्र हैं उनके अध्ययन और उनसे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को गाइनेकोलॉजी कहते हैं। ओस्टियोलॉजी, बोन्स यानी हड्डियों के अध्ययन, बोन्स के अध्ययन को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। हेपेटोलॉजी, लिवर के अध्ययन को, स्टडी ऑफ लिवर,
यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, प्राणियों के रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का जब अध्ययन करते हैं तो इसको इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। क्रायोबायोलॉजी, कम तापमान पर जीवों को हम सुरक्षित रखने का जब अध्ययन करते हैं तो क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोजन एंड डिजीज कंट्रोल। बीमारी के रोगजनक और उसके कंट्रोल के अध्ययन को हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। पौधों में उत्पन्न होने वाली बीमारी, उसको उत्पन्न करने वाले रोगजनक और उसके बीमारी के कंट्रोल के अध्ययन की शाखा प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट जियोग्राफी, पौधों के पृथ्वी पर वितरण को हम प्लांट जियोग्राफी कहते हैं। आगे बढ़ें तो इकोनॉमिक बॉटनी है, पौधों से प्राप्त विभिन्न उपयोगी वस्तुओं और पदार्थों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी में करते हैं। पैलिनोलॉजी में हम पोलन ग्रेन्स यानी परागकणों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में जो है ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं, औषधीय पौधे होते हैं, या ये कह दीजिए कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनके कल्चर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम पौधों की आयु का अध्ययन करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, एंथोलॉजी में फ्लावर्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एग्रोनॉमी में खेतों में उगाए जाने वाले पौधे और मिट्टी का जो मैनेजमेंट है उसका अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में ग्रास यानी घासों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का। ओलेरीकल्चर सब्जियों के अध्ययन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो ये इन विट्रो कल्चर है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और ऑर्नामेंट प्लांट्स का। हॉर्टिकल्चर में हम फलों, सब्जियों और ऑर्नामेंट प्लांट को जो है प्राकृतिक रूप से ना उगा करके लेबोरेटरी में उगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है। टिश्यू कल्चर में हम टिश्यू का इन विट्रो कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में। पेडोलॉजी, देखो कल्चर दो तरह का होता है, इन विट्रो और इन विवो। इन विवो में हम विद इन नेचुरल कंडीशन करते हैं, इन विट्रो में विद इन आर्टिफिशियल कंडीशन कल्चर करते हैं। पीडोलॉजी सॉइल के अध्ययन को कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन। पीडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन की स्टडी जो है मिट्टी के बनने की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाती है, वो पीडोलॉजी। ठीक है। अब बायोलॉजी जो है वो एक एक्सेप्शन है साइंस। जैसे केंद्रक एब्सेंट होता है, वो मैच्योर आरबीसी में सभी मैमल्स की परिपक्व रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन लामा और ऊंट इन दोनों की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स की बात करें तो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, एमू और कीवी होते हैं, जो कि पक्षी हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिच, एमू और कीवी। रेप्टाइल्स हैव 3 हाफ, 3.5 चैम्बर्ड हर्ट, 3 हाफ हर्ट होता है। ठीक है, किसमें? रेप्टाइल्स में। लेकिन कुछ मतलब ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर। ठीक है। इन दोनों में 4 रेशमी हृदय पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, लेकिन ऑस्ट्रिच में होता है। एग लेइंग मैमल्स की अगर हम बात करें, अंडा देने वाले स्तनधारी, तो डकविल्ड, प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर, ये दोनों ऐसे मैमल हैं जो अंडे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैमल्स हैव 7 सर्विकल वर्टिब्री, 7 जो है सर्विकल वर्टिब्री होती हैं, किसमें? स्तनधारियों में। लेकिन जो सी काऊ है उसमें 8 होती हैं। कस्कुटा एक प्लांट है
लेकिन पैरासिटिक प्लांट है। इसमें कोटिलीडन्स नहीं होते हैं। मेंबर्स ऑफ लोरेंथेसी फैमिली है 6 कोटिलीडन्स। लोरेंथेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनमें 6 कोटिलीडन्स होते हैं। वायरस एक कोशिका नहीं है, ठीक है, वायरस एक कोशिका नहीं है। वायरस इज नॉट ए सेल। कैलोफिलम, कोरिम्बियम, एरेंजियम आर डाइकोट्स, ये सब डाइकोट्स हैं। विच हैव रेटिकुलेट वेनेशन। देखो डाइकोट का जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट है लीव्स पर। कैलोफिलम, कोरियम, लेकिन इनमें जो है स्माइलेक्स, कोलोकेशिया, देखो रेटिकुलेट जो वेनेशन है वो मूलतः डाइकोट में पाया जाता है, लेकिन ये ऐसे डाइकोट हैं जिनमें नहीं होता। ऐसे ही ये मोनोकोट है, स्माइलेक्स, कोलोकेशिया, अन्य, इनमें भी जो है पैरेलल वेनेशन नहीं होता है। आगे बढ़ें। सम मोनोकोट्स प्लांट हैव एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे ड्रेशना, एक्का और अगेव। इनमें ये मोनोकोट हैं, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो भी एबनॉर्मल होती है। अब बायोलॉजी के मिसयूज़ की बात करें तो कुछ तकनीक हैं जिनका मिसयूज़ बायोलॉजी में हुआ है, जैसे एमनियोसेंटेसिस। इस तकनीक से जो है भ्रूण की गुणसूत्रीय अनियमितताओं का पता लगाने के लिए इसका मतलब इन्वेंशन किया गया, लेकिन इसका जो दुरुपयोग है वो सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग परीक्षण कराकर एबॉर्शन करवाने में किया जाने लगा। जैसे बायोलॉजिकल वीपन्स की अगर हम बात करें तो एंथ्रेक्स, बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum, यर्सीनिया पेस्टिस, कोविड-19, इन सभी का क्या है बायोलॉजिकल वीपन्स के रूप में भरपूर उपयोग होने लगा है। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग जो है भ्रूण की जानकारी के लिए होता था, लेकिन अब वो उसका दुरुपयोग होने लगा एबॉर्शन वगैरह में। तो एक ही है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जीव विज्ञान के, उनको भी हम सोच रहे हैं कि चर्चा कर ली जाए। जीव विज्ञान जो शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था, ठीक है। अरस्तु को ही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का। ये चीज़ें लुई पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है? होमियोस्टेसिस। शरीर का जो आंतरिक वातावरण है उसको बनाए रखने की क्षमता होमियोस्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? होमियोस्टेसिस, ठीक है, होमियोस्टेसिस कहलाती है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार 30,000 जीनोम जो है मानव जीनोम में होते हैं। 3.2 बिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं। हेरोडिन जोंक यानी हेरोडिनेरिया है जो जोंक, उसमें एक एंटी कोएगुलेंट प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम हेरोडिन कहते हैं। हेरोडिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ब्रेसिका नेपस के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनसे प्राप्त होती है। फ्लेवर सेवर एक ट्रांसजेनिक टमाटर है जिसमें यूरोनेज एंजाइम का संश्लेषण न होने के कारण लंबे समय खुशबूदार बना रहता है, खराब नहीं। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए की प्रचुरता वाला ट्रांसजेनिक चावल है। बीटी कॉटन बीटी जीन स्थानांतरित की गई है तो बैसिलस thuringiensis से बनाया जाने वाला वो है डॉली, एक भेड़ है क्लोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा था। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।